तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शियोकी नाइट वॉचर की टीम के साथ स्कूल में आ गया था, जहां उन्होंने नंदा डीमन के कई सारे साथियों को मार दिया था, जिसमें जिंग यू नाम के नए कैरेक्टर ने शियोकी की बहुत मदद की थी। ऊपर से उसने ये भी पता लगाया था कि असली नंदा डीमन यी फाई की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि यी फाई खुद है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में उन्हें पता चलता है कि शियोकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नंदा डीमन को खत्म कर दिया था और इस वक्त वो अपने ड्रीमिंग वर्ल्ड में है, जहां उसके सामने नंदा डीमन और यी फाई है। तभी शियोकी नंदा डीमन को डराते हुए उससे पूछता है कि जो सब तुमने किया था उसके पीछे की क्या वजह थी। इस पर नंदा डीमन कहती है कि हमारा क्लैन तो बस इंसानों से छुपकर रहना चाहता था, लेकिन एक दिन हमारे पास एंशिएंट गॉड चर्च का एक बंदा आया जिसने हम लोगों को डराकर कहा कि हमें तुम्हें पकड़कर लाना होगा, नहीं तो वो हमारे पूरे क्लैन को खत्म कर देंगे। इसलिए हमने ये सब प्लान किया, जहाँ शुरू में तो बस हम तुम्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन जब हमें तुम्हारी पावर्स का पता चला तब हम तुम्हें मारने पर मजबूर हो गए। ये सुनकर शियोकी उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी प्लानिंग का क्या हुआ, आखिर में तो तुम मारी ही गई। इस पर नंदा डीमन कहती है कि मैं तुम्हें आराम से मार देती, पर तुम्हें यीफी ने बचा लिया, क्योंकि यीफी बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, इसलिए उसकी बॉडी के ऊपर काबू करने के बाद भी उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना हाथ गवा दिया, क्योंकि उसे गम था कि वो पिछली बार तुम्हें अकेला छोड़कर भाग आया था जब तुम सभी क्लासमेट्स के पास डीमन आए थे। तो ये सब सुनकर शियोकी यी फाई के पास जाता है और देखता है कि उसकी लॉयल्टी रैंकिंग 85 है, लेकिन इस वक्त यी फाई बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो अचानक से कैसे मर गया। तो यी फाई की हालत देखकर शियोकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी वक्त शियोकी के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर आता है जिसमें लिखा था कि अगर शियोकी चाहे तो यी फाई को अपने हॉस्पिटल की नर्स बना सकता है। तो शियोकी यी फाई को खत्म करने के बजाय उसे अपने हॉस्पिटल की नर्स बनाने का ही डिसाइड करता है, ताकि यी फाई यहाँ एक अच्छी जिंदगी जी सके। इधर यी फाई भी हॉस्पिटल का नर्स बनने के लिए मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। इसके बाद शियोकी नाइक्स के पास जाता है, तो नाइक्स उसे देखकर पूछती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। इस पर शियोकी बोलता है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अब शियोकी यी फाई को वहाँ बुला लेता है, जिसे देखकर नाइक्स उसे अपना ग्रैंड चाइल्ड समझकर गले लगा लेती है। तभी शियोकी धीरे से बोलता है कि नाइक्स की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें इसका ग्रैंड चाइल्ड बनने का प्रिटेंड करना है ताकि नाइक्स ठीक हो जाए। तो यी फाई इसके लिए मान जाता है और नाइक्स को अपनी दादी कहकर बुलाने लगता है। तो ये सुनकर नाइक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि वो कैसा है। तभी शियोकी देखता है कि नाइक्स की हालत 23% ठीक हो गई है। आगे शियोकी कैप्टन से मिलने जाता है और उसे बता देता है कि मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है कि नंदा स्नेक डीमन वाला अटैक एंशिएंट गॉड चर्च ने प्लान करा था। तभी वहाँ मो आ जाता है और बोलता है कि स्कूल में अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हमें नंदा स्नेक डीमन का हेड नहीं मिला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियोकी ने यी फाई की दादी के पास बहुत सारे पैसे भिजवा दिए थे और उन्हें ये लेटर भिजवा दिया था कि यी फाई किसी काम की वजह से दूसरी सिटी में गया हुआ है। साथ ही उसने यी फाई के भाई के लैपटॉप से सारे गेम्स डिलीट करके उसमें एजुकेशन वाली वीडियोस भर दी थी। इधर हम जिंग यू को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह में होता है, जो असल में जिंग यू की सीक्रेट लैब थी। अब जिंग यू उस लैब में एक सूटकेस लेकर जाता है जिसके अंदर नंदा स्नेक डीमन का हेड था, जिसके बाद जिंग यू उस हेड को निकालकर कट करने लगता है क्योंकि वो उस पर रिसर्च करना चाहता था। हेड कट करने के बाद जिंग यू को उसमें से कुछ मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एविल तरीके से हंसते हुए अपने लैब के चूहों पर एक्सपेरिमेंट करने चला जाता है। अगले दिन हम कैप्टन और शियोकी को शॉर्ट ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ ट्रेनिंग करते हुए कैप्टन शियोकी से कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम कुछ ही दिनों में वैसे लेवल के पीक पर पहुंच जाओगे, इसलिए हम कुछ दिनों में तुम्हें नाइट वॉचर्स ट्रेनिंग कैंप में भेजने वाले हैं। इस पर शियोकी कैप्टन से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ एंशिएंट गॉड चर्च की वजह से किया जा रहा है। इस पर कैप्टन कहता है कि तुम एंशिएंट गॉड चर्च की चिंता मत करो, ट्रेनिंग कैंप को अटेंड करना हर किसी नाइट वॉचर के लिए मैंडेटरी होता है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ जाना होगा और हो सकता है कि तुम वहाँ नए फ्रेंड्स बना लो। तो ये सुनकर शियोकी उसके लिए मान जाता है। इधर हम उसी नाइट वॉचर टीम के सीनियर कैप्टन को देखते हैं जो ट्रेनिंग कैंप के वाइस कैप्टन से मिलने आया था।
जहां वो उस वाइस कैप्टन से कहता है कि नाइट वॉचर के कुछ मेंबर्स ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे कैंप में आने वाले हैं। इस पर वो वाइस कैप्टन पूछता है कि पहले तो ट्रेनिंग की जगह दूसरी थी, तो तुम उस एडवांस जगह को छोड़कर मेरे जैसे टेम्पररी बेस में नाइट वॉचर को ट्रेनिंग करने के लिए क्यों भेज रहे हो। इस पर वो सीनियर कैप्टन वाइस कैप्टन को शियोकी की प्रोफाइल दिखाता है कि उसके पास किंग ऑफ एंजल की पावर है, साथ ही अब की बार बाकी स्टूडेंट भी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उन्हें भी सेफ रखना जरूरी है। अब हम एक एक करके उन सभी मेंबर्स को देखते हैं जो सब ट्रेनिंग करने के लिए आने वाले थे, जिसमें सबसे पहले लड़का था बायली, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक था और इस वक्त वो एक पब्लिक बाथ हाउस में स्ट्रेंजर्स के साथ एक कार्ड गेम खेल रहा था, जहां उनसे जीतने के बावजूद भी बायली उन सबको बहुत महंगी महंगी घड़ियां दे देता है, क्योंकि उसे अपनी रिच लाइफ दिखाने का बहुत शौक था। इसके बाद बायली ट्रेनिंग कैंप की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसे कुछ बुली परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पर किंगजू नाम का एक लड़का आ जाता है, जो कि एक जूनियर हाई स्कूल का चेयरपर्सन था। अब वो लड़का उन बुलीज को अपने दोस्तों से बहुत पिटवाता है और उस छोटी बच्ची को सेफली घर भेज देता है। इस तरफ हम पहाड़ों के टेंपल में युआन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक पापी था और करेंटली अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए इस टेंपल में रहता था। अब उसी टेंपल का मॉन्क युआन को उस ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए कहता है, क्योंकि हो सकता है जब युआन दुनिया को डीमन से बचाएगा तो उसके पाप धुल जाए। तो युआन वहां जाने के लिए मान जाता है। इधर हम एंशिएंट गॉड चर्च में यीयू नाम के एक सीनियर को देखते हैं, जो कि एक दूसरे सीनियर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, हम इस बार शियोकी को लाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन मैंने उसे लाने के लिए कुछ और प्लान्स बना लिए हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और रिसर्चर शियोकी को ट्रेनिंग कैंप छोड़ने के लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ होंगिंग ऑफिस में जाती है जब वहां पर कोई भी नहीं था। तभी ऑफिस में लगा एंशिएंट गॉड चर्च वाला बॉम्ब फट जाता है, लेकिन किस्मत से होंगिंग उस बॉम्ब ब्लास्ट में बच जाती है और बाहर नजर रख रहे एंशिएंट गॉड चर्च वाले बंदे को भी देखकर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यीयू ने शियोकी को पकड़ने का काम एंशिएंट गॉड चर्च के कुछ लोगों को दे दिया था, जो कि अलग अलग सिटी से आकर इकट्ठा हो रहे थे। इधर यीयू के सामने बैठा सीनियर पूछता है कि तुम इतना सब कुछ सिर्फ एक बच्चे के लिए कर रहे हो, ऐसा करने से तो नाइट वॉचर की टीम हमारी दुश्मन बन जाएगी, तो तुम्हें क्या पक्का यकीन है कि शियोकी बहुत स्ट्रांग है। ये सुनकर यीयू कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि शियोकी आगे जाकर हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगली सुबह हम ट्रेनिंग बेस को देखते हैं, जहां पर सारे ऑफिसर शियोकी के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शियोकी कोई संकी इंसान होगा जिसके पास डिवाइन पावर है। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि शियोकी एक आम सा लड़का है, तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ऑफिस में वाइस कैप्टन आ जाता है और शियोकी को रिसीव करने के लिए एक ऑफिसर को भेज देता है। तो वो ऑफिसर शियोकी को पूरा कैंप दिखाते हुए उसके रूम की ओर लेके जाने लगता है, जहां जाते वक्त वो शियोकी से कहता है कि इस बार 239 कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इस पर शियोकी ऑफिसर से पूछता है कि मैंने तो सुना था कि कुछ ही लोग नाइट वॉचर बन सकते हैं, पर 239 तो बहुत बड़ा नंबर है। जिस पर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये सभी लोग नाइट वॉचर बन जाएंगे? इनमें से जो भी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाएगा बस वो ही नाइट वॉचर बन पाएगा। इसके बाद शियोकी उस ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ पर पहले भी मेरे अलावा कोई ऐसा बंदा आया है जिसके पास डिवाइन पावर है? जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि क्या तुमने मास टीम के कैप्टन के बारे में नहीं सुना? पर शियोकी को उस कैप्टन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो ऑफिसर शियोकी से कहता है कि तुम्हें जल्द ही उस कैप्टन के बारे में पता चल जाएगा। इधर हम देखते हैं कि शियोकी का रूममेट कोई और नहीं बल्कि बायली था, जो अपने रूममेट के लिए कई सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। तभी शियोकी रूम में जाता है, जिसे देखकर बायली अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे गिफ्ट देता है, जिसके अंदर बहुत सारे रोलेक्स थी। तो शियोकी बायली से कहता है कि तुम मुझे रोलेक्स गिफ्ट क्यों कर रहे हो? ये सुनकर बायली को लगता है कि शियोकी को रोलेक्स नहीं पसंद, इसलिए वो उसे दूसरे ब्रांड की घड़ी देने लगता है। ये सब देखकर शियोकी बायली से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली घड़ी का बिजनेस करती है? जिस पे बायली कहता है कि मेरी फैमिली बहुत सारे बिजनेस करती है और हालांकि मैं अमीर हूँ, पर तुम मुझे एक नॉर्मल इंसान जैसा ट्रीट कर सकते हो। तभी एक ऑफिसर सभी को ग्राउंड में आने को कहता है, जहाँ ग्राउंड में पहुँचने के बाद वाइस कैप्टन उन सभी कैंडिडेट से बोलता है कि मैं तुम सभी का हेड इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम सब मेरे स्टूडेंट्स, इसलिए चाहे तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, तुम सब अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ, क्योंकि मेरे सामने तुम सब कचरे के अलावा कुछ नहीं हो, जिन्हें मुझे सोल्जर बनाना है।
साथ ही वो वाइस कैप्टन और बोलता है कि तुम्हारी करंट कंडीशन ऐसी है कि तुम रियल एनिमे का एक भी अटैक झेल नहीं पाओगे। ये सुनकर कैंडिडेट में खड़ा किंग जू उस वाइस कैप्टन से कहता है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं आराम से मेंबर्स को मार सकता हूँ। तो अब किंग जू को देखकर कई सारे और स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि हम आराम से किसी को भी मार सकते हैं। ये सुनकर वो वाइस कैप्टन कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो एक गेम खेल कर देखते हैं। अब वाइस कैप्टन मास्क टीम को वहां आने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद मास्क टीम बड़े कूल तरीके से वहां एंट्री लेती है और फिर वो वाइस कैप्टन सबसे कहता है कि ये मास्क टीम एक स्पेशल टीम है जिनका लेवल तो हाई है, पर ये अपना लेवल ऐसे लेवल पर कर लेंगे जिसके बाद अगर तुम में से किसी ने भी इनमें से एक मेंबर का मास्क उतरवा दिया तो तुम्हें बिना ट्रेनिंग के पास कर दिया जाएगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद नाइट वॉचर टीम तुरंत ही उन सभी को अपनी टैबू पावर से पीटना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर ऑफिसर भी हैरान थे कि ऐसे लेवल पर करने के बाद भी मास्क टीम कितने अच्छे से लड़ती है। इधर शियोकी बाई ली को लेकर उस ग्राउंड से दूर भाग जाता है, जिसे मास्क टीम का कैप्टन भी नोटिस कर लेते हैं क्योंकि शियोकी बहुत तेज भाग रहा था। दूसरी तरफ शियोकी बाई ली को लेकर एक वेयर हाउस में आ जाता है जिसमें वेपन रखे थे, लेकिन वो वेयर हाउस लॉक था। तभी वहाँ पे एक रेड बाल वाली लड़की आ जाती है, जिसे देखकर बाई ली को उससे प्यार हो जाता है। अब वो लड़की अपनी टैबू पावर से वेयर हाउस की गेट को तोड़ देती है, जिसके बाद वो सभी और बाकी कुछ स्टूडेंट्स उस वेयर हाउस से वेपन उठा लेते हैं। जहाँ वो रेड बाल वाली लड़की बस एक तलवार लेके वहाँ से जाने लगती है तो शियोकी उसे रोकते हुए कहता है कि मास्क टीम वाले लोगों के पास हाई रैंकिंग टैबू पावर्स है, इसलिए तुम उनसे अकेली नहीं जीत पाओगी। ये सुनकर रेड बाल वाली लड़की अपना नाम बताते हुए उनकी टीम से शामिल हो जाती है। तभी बाई ली उस रेड बाल वाली लड़की जिसका नाम मोली था उसे महंगी महंगी घड़ियां दिखाने लगता है, लेकिन तभी शियोकी एकदम से मोली के पीछे जाकर एक मास्क टीम के मेंबर के अटैक को रोक लेता है। तो वो मेंबर कहता है कि तुम तो सच में अनोखे हो, जो तुम्हें मेरे यहाँ होने का पता चल गया। उसी वक्त मोली उस मेंबर के हाथ को काट देती है, लेकिन वो देखती है कि उसका हाथ फिर से ठीक हो गया है। ये देखकर मोली को लगता है कि उस बंदे के पास रीजनरेशन की पावर है, लेकिन शियोकी उसे बताता है कि उसके पास रीजनरेशन पावर नहीं है, बल्कि वो अपने टैबू पावर से अपनी बॉडी के पार्ट से वेपन को आर पार निकलवा सकता है। अब वेयर हाउस में खड़े सभी स्टूडेंट्स उस मेंबर को घेर लेते हैं, जिसके बाद वो शियोकी उन सभी से कहता है कि ये यहाँ अकेला है, इसलिए हम इसे हराकर आराम से जीत सकते हैं। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने वेपन्स लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शियोकी देखता है कि बाई ली के पास कोई भी वेपन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बाई ली ने उस स्टूडेंट्स को बहुत महंगी महंगी घड़ियां देकर खरीद लिया, जो कि बाई ली की तरफ से उन सबसे लड़ने वाले थे। तभी बाई ली अपने लोगों से कहकर उस मेंबर से अटैक करवाता है, लेकिन वो मेंबर्स बच जाता है, जिसके बाद मोली और शियोकी उस पर स्वॉर्ड अटैक करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर मास्क टीम के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं, जो वहाँ पर अपना डोमेन ओपन करके ग्रेविटी मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर शियोकी सभी स्टूडेंट्स के साथ प्लान बनाकर उन मास्क टीम के ऊपर एक्सप्लोजिव फेंकता है, जिन एक्सप्लोजिव को रोकने के लिए मास्क टीम को अपना डोमेन बंद करना पड़ता है ताकि उन्हें नुकसान ना हो। पर डोमेन डीएक्टिवेट करने के बाद भी वो एक्सप्लोजिव फट जाते हैं, लेकिन मास्क टीम एक पोर्टल की मदद से बच गए थे और दूसरी तरफ शियोकी ने भी सभी को बचा लिया था। इधर मास्क टीम का एक मेंबर अपने कैप्टन से कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो डिवाइन पावर वाला बंदा बहुत ही पावरफुल है, इसलिए हमें पहले उन सभी स्टूडेंट्स को हराना चाहिए। तो ये सुनकर कैप्टन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो सभी अलग अलग होकर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ चले जाते हैं। इधर शियोकी, मोली और बाई ली भी उन्हें जाते हुए देख रहे थे, जहां उनके जाने के बाद शियोकी उन दोनों से कहता है कि अब कुछ ताकतवर स्टूडेंट्स ही बच गए होंगे जो धीरे धीरे मास्क टीम को थका देंगे, जिसके बाद हम उन्हें हरा देंगे। इधर हम एक बिल्डिंग में युआन और कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं, जहां पर युआन एक जगह चुपचाप बैठा था। तो बाकी स्टूडेंट्स उसे कहते हैं कि मास्क टीम का एक मेंबर हमारी बिल्डिंग में आ गया है, इसलिए तुम हमारी मदद करो वरना हम मारे जाएंगे। पर युआन इस गेम को हारना चाहता था, इसलिए वो कुछ भी ना करके बस बैठा रहता है और बस अपने पास्ट के किए कर्मों को याद करके दुखी होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग जू भी था, जो देखता है कि उसके टीम के सारे मेंबर्स को एक मास्क टीम के मेंबर ने हरा दिया है, जो कि इनविजिबल होकर उन सबसे लड़ रहा था। तो किंग जू एक बबल बनाकर अपने ही टीम मेंबर्स को उसमें फंसा देता है, जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगता है।
इसके बाद किंग जू उस मेंबर से कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपना मास्क हटा लो वरना मैं इन स्टूडेंट को जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो मेंबर बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो बस एक गेम है और तुम कैसे इंसान हो जो कि बस एक गेम में अपने दोस्तों को मार रहा है। ये सुनकर किंग जू उससे बोलता है कि मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, अगर तुमने 5 सेकंड में मास्क नहीं हटाया तो ये सब मारे जाएंगे। ये सुनकर वो मेंबर अपना मास्क हटाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मास्क टीम की एक और मेंबर आ जाती है जो किंग जू पर हमला करके उससे उस बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। इसके बाद किंग जू अपने दोस्तों से कहता है कि हमारा प्लान फेल हुआ, इसलिए तुम सब यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स तुरंत ही उठकर वहाँ से भागने लगते हैं। असल में ये सब किंग जू का प्लान था जो अपने दोस्तों से दम घुटने का नाटक करवाता है ताकि वो उस मेंबर्स को ब्लैकमेल करके उसका मास्क उतरवा सके। लेकिन जब ये बात उस मेंबर को पता चलती है तो वो किंग जू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किंग जू उसे अपने बबल में फंसा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नाइट वॉचर का कैप्टन और होंग यिंग उस पकड़े हुए एंशिएंट टेम्पल के बंदे को पीट कर पूछताछ कर रहे थे, जहां उन्हें उससे पता चलता है कि शियोकी को पकड़ने के लिए एंशिएंट टेम्पल ने कुछ लोगों को बुलाया है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।